सवाल को सॉल्व करने के लिए मैं ऊपर लिख दूंगा कंपनी का नाम, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज फॉर द ईयर एंडेड। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं पहले लिख लूँगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, इस सफ़े पे मैं लिख देता हूँ, अगला सफ़ा आ गया मेरा अब, कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ फिर यहीं पे, चूँकि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ इतनी यूजुअली लंबी नहीं होती हैं, ऑपरेटिंग लंबी होती हैं, और आपने देख ही लिया होगा कि ये बनानी भी किस मेथड से है। क्या लिखा हुआ है सवाल में, कौन से मेथड से बनानी है? आई एज्यूम कि आपने सही जवाब दिया होगा, इनडायरेक्ट मेथड से। तो इनडायरेक्ट मेथड में वैसी लंबी चौड़ी होती हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इसलिए मैंने उसके लिए पूरा सफ़ा छोड़ा है। ठीक है। सो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, जब यहाँ मैं सारा लिख लेता हूँ ना, तो यहाँ मैं लिखता हूँ नेट, और यहाँ पे मैं एक एक छोड़ दूंगा बीच में। आप लोग अंडरलाइन मत कीजिएगा, मैं छोड़ दूंगा क्योंकि मुझे नहीं पता ये नेट इंक्रीज है या डिक्रीज है। ठीक है। सो नेट इंक्रीज या डिक्रीज होगा। ठीक है। क्या क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा नेट यूं इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है। ये क्या होगा? ये इन सब का सम होगा, जितने भी कैश फ्लोज मेरे आए हैं, इनफ्लोज और आउटफ्लोज का नेट होगा ये। ठीक है। यानी कि अगर इनफ्लोज ज़्यादा हैं, आउटफ्लोज कम है, तो ये पॉजिटिव होगा, इंक्रीज होगा, और अगर इनफ्लोज कम है, आउटफ्लोज ज़्यादा हैं, तो ये नेगेटिव होगा। ठीक है। इसमें मैं ऐड करूँगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एट बिगिनिंग ऑफ द ईयर। और जब मैं ऐड कर लूँगा तो मेरे पास क्लोजिंग बन जाएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एट एंड ऑफ द ईयर। ठीक है। सो मैं सिर्फ ये आपको बता देता हूँ कि मैंने सिर्फ एक एक कहना चाहिए कि एक सिर्फ एक वो बना दिया है फॉर्मेट सा। ठीक है। कि यहाँ पे मेरी सारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ आ जाएंगी एक सफ़े पे। आपके लिए भी ऐसे ही होना चाहिए, आपके एक सफ़े पे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हैं, अगले सफ़े पे इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ हैं, और नीचे ये जो 3 लाइनें मैंने लिखी हैं वो आ जाएं। ठीक है। सो ये मेरा एक फॉर्मेट सा है कैश फ्लो स्टेटमेंट का। ठीक है। अभी इस फॉर्मेट को ऑब्वियसली मैंने भरना है। ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा? अब मेरा प्रोसेस देखिए, देखते जाइएगा। मैंने सबसे पहले क्या किया, बेशक लिख भी लो अपने पास, कि जी सबसे पहले मैंने फॉर्मेट सा एक बना दिया कैश फ्लो स्टेटमेंट का। ठीक है। अच्छा, अब मैं टी अकाउंट्स बनाना शुरू करूँगा, और टी अकाउंट्स में बनाऊँगा हर उस लाइन के जिसके अंदर मूवमेंट है, हर उस लाइन के जिसके अंदर मूवमेंट है। बैलेंस शीट की हर वो लाइन जिसमें मूवमेंट है, मैं उसके टी अकाउंट्स बनाऊंगा यहाँ पे। ठीक है। आइए मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले मेरे पास लाइन आ रही है पीपी। ब्रॉड फॉरवर्ड 500, कैरी फॉरवर्ड 510। नाम इसका रख देते हैं वर्किंग वन। ठीक है। फिर इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट। अच्छा, इस दौरान अगर मैं कोई एरर कर दूँ ना लिखते हुए, तो मुझे बता दीजिएगा कि यार आपने ये नंबर ठीक नहीं लिखा या इस तरह। ठीक है। उसके अलावा प्लीज़ कोई कमेंट ना कीजिएगा। नेक्स्ट
एसोसिएट, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, इसका ब्रॉड फॉरवर्ड आ रहा है 10, कैरीड फॉरवर्ड आ रहा है 12। नेक्स्ट वर्किंग इंटेंजिबल, ब्रॉड फॉरवर्ड 25, कैरी फॉरवर्ड 30। अच्छा जी, नेक्स्ट है मेरे पास सारे के सारे वर्किंग कैपिटल चेंजेस। नेक्स्ट मेरे पास क्या है, सारे के सारे वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब चूंकि ये इनडायरेक्ट मेथड है तो आपको पता है वर्किंग कैपिटल चेंजेस कैश फ्लो के अंदर दिखाए जाते हैं, ऐसे ही है ना। तो मैं बजाय इन्वेंट्री का यहाँ टी अकाउंट बनाऊं, मैं इन्वेंट्री का टी अकाउंट बनाऊंगा लेकिन कैश फ्लो के अंदर। देखिएगा जरा, ये मेरी कैश फ्लो है। मैं कहता हूँ यहाँ से लेके ना यहाँ तक मेरे शायद बाकी आइटम्स आ जाएंगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और आपको पता है ना सारे आइटम्स जो होते हैं। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है, यहाँ मैं लिखता हूँ सबसे पहले इन्वेंट्री। इन्वेंट्री को मैं लिखूंगा ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, आपको पता ही है करंट एसेट्स में जो करते होते हैं। 200 माइनस 261। नेक्स्ट है रिसीवेबल्स, 162 माइनस 180। नेक्स्ट है शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स। हाँ जी, मुझे बताएं शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स लिख दूं यहाँ पे वर्किंग कैपिटल चेंजेस में? नो, वेरी गुड, वेरी वेल सेड, दिस इज कैश। शॉर्ट टर्म डिपॉजिट इज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, राइट। सो मैं देखें इसको क्या करूंगा, यहाँ देखें सब, मैं इसको यहाँ लिखूंगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, मैं इसके आगे ब्रैकेट्स लगा रहा हूँ। मेरे बिगिनिंग ऑफ द ईयर पे शॉर्ट टर्म डिपॉजिट थे 0, एंड पे थे 10। बिगिनिंग ऑफ द ईयर पे थे, सॉरी एंड ऑफ द ईयर पे ये कैश जो था वो था 25 था बिगिनिंग पे, और एंड पे 20। ठीक है जी, 25-20। ठीक है, आगे देख लेंगे, हो सकता है आगे भी कोई हो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। फिलहाल तो अभी हमें यही नजर आया। ठीक है, अच्छा जी, फिर आगे चलते हैं। बैलेंस शीट की एक साइड कवर हो गई है, अब बैलेंस शीट की दूसरी साइड पे मैं जा रहा हूँ। बैलेंस शीट की दूसरी साइड पे शेयर कैपिटल है, लेकिन आप देखें शेयर कैपिटल में कोई मूवमेंट नहीं है कोई मूवमेंट? कोई मूवमेंट नहीं है। ठीक है, तो मैं उसका टी अकाउंट नहीं बना रहा, ज़ाहिर है जब उसमें कोई चेंज ही नहीं है तो उसका टी अकाउंट नहीं बना रहा। फिर रिटेन अर्निंग, रिटेन अर्निंग का ब्रॉड फॉरवर्ड बैलेंस 250, कैरीड फॉरवर्ड 320। ठीक है, नेक्स्ट एनसीआई, इसको वर्किंग फॉर कह देते हैं। एनसीआई, एनसीआई का ब्रॉड फॉरवर्ड बैलेंस 10, कैरीड फॉरवर्ड बैलेंस 28। फिर लोन्स, एक चीज सुन लें और नोट कर लें, लोन्स चाहे रिसीवेबल हो या पेएबल हो, ठीक है, यानी कि लोन्स रिसीवेबल, ये कौन से लोन्स हैं, ये लोन्स पेएबल वाले हैं। ठीक है, और टैक्स, यानी कि लोन्स रिसीवेबल, लोन्स पेएबल और टैक्स, ये 3 लाइनें, ये 3 ऐसी लाइनें हैं कि जब भी आप इनका टी अकाउंट बनाएं तो आप एक ही टी अकाउंट बनाएं। मुराद क्या है,
मुराद ये है कि अगर लोन्स पेबल से रिलेटेड बैलेंस शीट में बहुत सी लाइनें आ रही हैं, आप उन सबको एक जगह इकट्ठा कर दें। कैसे इकट्ठा कर दें? गौर करें, इस बैलेंस शीट में लोन पेबल से रिलेटेड 2 लाइंस आ रही हैं। गौर कीजिएगा, एक लॉन्ग टर्म लोन और एक करंट मैच्योरिटी। देख रहे हैं जो करंट में आ रही है। तो मैं इन दोनों को इकट्ठा कर रहा हूँ। कैसे इकट्ठा कर रहा हूँ? मैं 120 लिख रहा हूँ लॉन्ग टर्म का और 0 लिख रहा हूँ ब्रॉड फॉरवर्ड इसका। इसी तरह 125 लिख रहा हूँ कैरीड फॉरवर्ड लॉन्ग टर्म का और 20 लिख रहा हूँ कैरीड फॉरवर्ड शॉर्ट टर्म का। ठीक है, एक ही टी अकाउंट में मैंने उसे इकट्ठा कर दिया। ठीक हो गया जी, बात समझ आ गई। इसी तरह अगर टैक्स हो, इनकम टैक्स, और उसके बहुत से टी अकाउंट्स हो तो उनको एक जगह इकट्ठा कर दें। इसी तरह अगर कोई लोन रिसीवेबल हो और उसके भी करंट एंड नॉन करंट पोर्शन हो तो उसको भी एक जगह इकट्ठा कर दें। ठीक है, ये 3 लाइनें ऐसी हैं कि अगर इन इन एक इनमें से किसी एक लाइन से रिलेटेड एक से ज़्यादा पी बैलेंस शीट में चीज़ें आ रही हैं, उनको इकट्ठा कर दें। ठीक है, हम आगे देखेंगे, हो सकता है टैक्स में भी हमें ये करना पड़े। ठीक है, आगे चलते हैं। ये बात समझ आ गई है ना या नहीं आई? नेक्स्ट लाइन है ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स कहाँ लिखूं, कौन बताएगा? इधर बना दूं ट्रेड पेबल्स का टी अकाउंट? ट्रेड पेबल का टी अकाउंट यहाँ बना दूं? कहाँ लिखूं फिर अगर यहाँ नहीं लिखना तो? वर्किंग कैपिटल चेंजेस में। गुड, ठीक है, और बंदे बताने की ज़रूरत नहीं है, समझ आ गई है। सो वर्किंग कैपिटल चेंजेस में मैं आ गया पहले पेज पे, और यहाँ मैं लिख रहा हूँ पेबल्स, और इसमें क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करना होता है ऑब्वियसली। 262 माइनस 287, 262 माइनस 287। ठीक है, ये ओपनिंग माइनस क्लोजिंग होता है इन्वेंट्री रिसीवेबल, और पेबल्स क्लोजिंग माइनस ओपनिंग होता है। मेरा ख्याल आपको ये वाली बात पता ही है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट है एक्रूड फाइनेंशियल एक्सपेंसेस। एक्रूड फाइनेंशियल एक्सपेंसेस से मुराद क्या होती है वैसे, पता है किसी को? वर्किंग 7 एक्रूड फाइनेंशियल एक्सपेंसेस। एक्रूड फाइनेंशियल एक्सपेंसेस से मुराद क्या होती है, देख लेते हैं क्या कह रहे हैं आप लोग। इंटरेस्ट पेबल, बिल्कुल ठीक है, इंटरेस्ट पेबल। एक्रूड फाइनेंशियल एक्सपेंसेस से मुराद है इंटरेस्ट पेबल। ठीक है, इसका मैं टी अकाउंट यहाँ बना रहा हूँ, और याद रखें इंटरेस्ट पेबल, इंटरेस्ट रिसीवेबल, डिविडेंड पेबल, डिविडेंड रिसीवेबल, ये वर्किंग कैपिटल चेंजेस का हिस्सा नहीं होते। बात समझ आ गई? वर्किंग कैपिटल चेंजेस का हिस्सा नहीं लिए जाते ये। ठीक है, क्योंकि ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से रिलेट नहीं कर रहे होते डायरेक्टली। ठीक है, सो वर्किंग कैपिटल बेशक ये करंट एसेट या करंट रिसीवेबल या करंट पेबल हो, करंट एसेट या करंट लायबिलिटी हो, स्टिल नहीं दिखाए जाते। ठीक है, ब्रॉड फॉरवर्ड इंटरेस्ट पेबल का क्या है? 5, कैरीड फॉरवर्ड क्या है? 8। और टैक्स, अच्छा टैक्स की एक ही लाइन है, टैक्स की ज़्यादा लाइनें नहीं है। टैक्स की एक ही लाइन है। अगर ज़्यादा लाइनें होती तो हम उन्हें इकट्ठा कर देते, जैसे इनकी इसकी ज़्यादा लाइनें थी तो इसको इकट्ठा किया था ना। ज़्यादा लाइनें होती तो इकट्ठा कर देते। 50 कैरीड फॉरवर्ड 60। डन हो गया जी। सो मैंने बैलेंस शीट की तमाम लाइंस, ठीक है, मुझे आपने ये स्टेटमेंट देख के बतानी है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं। ऑल लाइंस विद मूवमेंट के टी अकाउंट्स बना लिए। बैलेंस शीट की तमाम लाइनें जिनमें मूवमेंट थी उनके टी अकाउंट्स बना लिए। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं? अच्छा जी, ज़रा मैं पॉइंट्स एड्रेस करता जाता हूँ। कह रहे हैं जी बाकी चीज़ों के आपने टी अकाउंट्स बना लिए हैं, वर्किंग कैपिटल के जो 3 लाइनें हैं उनके टी अकाउंट्स नहीं बनाए। क्यों नहीं बनाए जी? उनके भी तो बनाए हैं। टी अकाउंट क्या करता है? टी अकाउंट मूवमेंट देखता है ना खाली, और क्या करता है? तो जब मैंने उनकी मूवमेंट बना दी है, एसेट की ओपनिंग लेस क्लोजिंग और लाइबिलिटी की क्लोजिंग लेस ओपनिंग, तो टेक्निकली उनके भी टी अकाउंट बना दिए। हाँ या ना?
वो वहां पे लिखा है, बट दैट इज ऑल्सो अ टी अकाउंट एसेंशियली। हाँ या ना, क्या ख्याल है? अच्छा, और किसी का कोई नुक्ता कि जी उसका टी अकाउंट नहीं बनाया? वर्किंग कैपिटल पे क्लियर हो गए हैं कि जी वर्किंग कैपिटल का टी अकाउंट बना है? अच्छा जी, असद मुख्तार भाई का और उमर फारूक चीमा भाई का सवाल है कि जी कैश एंड बैंक का, ठीक है ना, कैश एंड बैंक और शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स, उन दोनों का टी अकाउंट नहीं बनाया, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का टी अकाउंट नहीं बनाया। ठीक है, मैं कह रहा हूँ बनाया है। कौन मुझे बताएगा कहाँ बनाया और कैसे बनाया? मैंने बनाया है। क्लोजिंग एंड पे नहीं, यस, दिस इज द आंसर। कैश फ्लो स्टेटमेंट इटसेल्फ इज व्हाट? कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्या कहा था ये? क्या उसका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का तो सबसे खूबसूरत और बड़ा टी अकाउंट बनाया है, सबसे प्रोमिनेंट बड़ा टी अकाउंट। ये पूरा सफा, ये पूरा सफा और ये पूरा सफा, ये दोनों सफे, दिस एंड दिस, ये पूरे का पूरा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का टी अकाउंट ही तो है। टी अकाउंट का क्या काम होता है? ब्रॉड फॉरवर्ड और कैरिड फॉरवर्ड बैलेंस को रिकंसाइल करना। हाँ या ना? अब आप लोग मुझे कहेंगे नहीं नहीं नहीं, ऐसे होना चाहिए था कि यहाँ ना ब्रॉड फॉरवर्ड बैलेंस या ऊपर लिखा होता और कैरिड फॉरवर्ड बैलेंस या एंड पे लिखा होता। तो क्या जाता है, उससे क्या जाता है? मैंने एंड पे लिखने के एक तरीका है कि ऊपर और एंड पे लिख लें और इनफ्लो और आउटफ्लो से रिकंसाइल कर लें। ये भी तो ऐसे ही किया ना, ये ब्रॉड फॉरवर्ड बैलेंस और ये कैरिड फॉरवर्ड बैलेंस और चेंजेस इसमें सम हो रही हैं, थोड़ी सी खूबसूरती के साथ उसको दिखा दिया, और तो कोई नहीं है। ब्रॉड फॉरवर्ड कैरिड फॉरवर्ड उसी तरह लिखा हुआ है और इसी तरह रिकंसाइल हो रहा है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है? कैश फ्लो स्टेटमेंट टेक्निकली कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का टी अकाउंट है। हाँ या ना? इसका मतलब है कि मैंने ये काम कर दिया है, ऑल लाइंस विद मूवमेंट का मैंने टी अकाउंट बना दिया है। ठीक है, और ये मैं हर कैश फ्लो के सवाल में करूंगा। ऑल लाइंस विद मूवमेंट का मैं टी अकाउंट बनाऊंगा। उसमें कुछ चीज़ें इंटरेस्टिंग होंगी। वर्किंग कैपिटल चेंजेस का टी अकाउंट अगर इनडायरेक्ट मेथड है तो वो कैश फ्लो के अंदर बनेगा। कैश इन कैश इक्विवेलेंट का टी अकाउंट, कैश फ्लो इटसेल्फ उसका टी अकाउंट है। एनी क्वेश्चंस? क्लियर है? बात समझ आ गई कि हर चीज़ का टी अकाउंट बन गया? ओके, गुड। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, मेरे एक सवाल का आपने जवाब देना है, और ज़रा टी अकाउंट्स की जो आपकी नॉलेज है उसको ज़रा जहन को वुसअत के साथ खोल के और इमेजिनेशन बुलंद करके आपने इसका जवाब देना है। जवाब यह है कि जब मैंने हर चीज़ के टी अकाउंट बना दिए तो अभी जो मेरे ब्रॉड फॉरवर्ड एंड कैरीड फॉरवर्ड बैलेंसेस सारे टी अकाउंट्स में पड़े हैं। अगर मैं उनका सम करूं तो क्या डेबिट साइड का सम क्रेडिट साइड के सम के बराबर आएगा? यानी कि तमाम ब्रॉड फॉरवर्ड में जो डेबिट एंड क्रेडिट है वो बराबर, और इसी तरह तमाम कैरिड फॉरवर्ड में जो डेबिट और क्रेडिट है वो बराबर आएगा या नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? तमाम ब्रॉड फॉरवर्ड बैलेंसेस के अगर डेबिट और क्रेडिट्स देखे जाएं और तमाम क्रेडिट फॉरवर्ड बैलेंसेस के अगर डेबिट्स और क्रेडिट्स देखे जाएं तो वो बराबर आएंगे ऑब्वियसली। क्यों? क्योंकि वो एक बैलेंस शीट से उठे हैं, और बैलेंस शीट बैलेंस्ड है। नजर नहीं आ रहा आपको सवाल के अंदर? अगर आप देखें तो बैलेंस शीट दोनों साइड बैलेंस्ड है, सिंपल एज दैट। हमने एक शेयर कैपिटल ही छोड़ा है ना, और शेयर कैपिटल दोनों साइड पे 200 है, तो डजेंट मैटर, राइट? शेयर कैपिटल लिख भी दें नहीं भी लिखें डजेंट मैटर, राइट? आप 2 मिनट के लिए जहन में ज्यूम करें शेयर कैपिटल का टी अकाउंट बना हुआ है 200, ठीक? सो इन सिंपल टर्म्स ऑब्वियसली बैलेंस आएगा। इसका मतलब है कि इस वक्त हमारे तमाम चीजें बैलेंस्ड हैं। यहां से ऑनवर्ड्स अगर हम डबल एंट्री करेंगे तो हम बैलेंस्ड रहेंगे, क्योंकि डबल एंट्री डेबिट्स और क्रेडिट्स को बराबर रखती है। अगर हमने किसी भी चीज़ की डबल एंट्री ना की तो हमारा बैलेंस आउट हो जाएगा। इसका मतलब है कि इंशाल्लाह
अगर हम यहाँ से ऑनवर्ड्स डेबिट और क्रेडिट करते चले जाते हैं तो हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली बन जानी चाहिए, ठीक है, ऑटोमेटिकली टैली होनी चाहिए, ठीक है। सो अभी तक मैंने आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट के पहले 2 स्टेप्स बताए हैं प्रोसेस में। पहला स्टेप, कैश फ्लो स्टेटमेंट पहले 2 सफ़ों पे लिख लें, फॉर्मेट बना लें। दूसरा स्टेप, तमाम लाइंस जिनमें मूवमेंट है उनके टी अकाउंट बना लें। उसमें वर्किंग कैपिटल का टी अकाउंट अगर इनडायरेक्ट मेथड है तो कैश फ्लो के अंदर ही बन जाएगा। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का टी अकाउंट कहाँ है ये सोचने की जरूरत नहीं है, कैश फ्लो इटसेल्फ उसका टी अकाउंट है, ठीक है। ये 2 स्टेप क्लियर हो गए हमें यहाँ तक। गुड। अब यहाँ से ऑनवर्ड्स मैं चाहता हूँ कि आप लोग एक्सट्रीमली अटेंटिव हो जाएं। यहाँ से मेरा थर्ड स्टेप शुरू हो रहा है, जिस स्टेप को मैं कहता हूँ एंट्रियां ढूंढने का स्टेप, या जर्नल्स, अगर आपको लफ्ज एंट्रियां बुरा लगता है तो जर्नल्स ढूंढने का स्टेप लिख लें, बेशक उसको उर्दू में अपने पास, जर्नल्स ढूंढने का स्टेप, ये थर्ड स्टेप है। जर्नल्स ढूंढने के स्टेप से क्या मुराद है? जर्नल्स ढूंढने के स्टेप से मुराद है, अब मैं ये बंद कर रहा हूँ चैट और मैं अभी थोड़ी देर के बाद 5-10 मिनट के बाद खोलूंगा फिर इसे। जर्नल्स ढूंढने के स्टेप से ये मुराद है कि आपके पास सारे टी अकाउंट इन 3 सफ़ों पे बने हुए हैं, 1 2 3 पेजेस। आप सवाल पढ़ते चले जाएं और सवाल में डेबिट क्रेडिट करते चले जाएं। मैंने आपसे कहा था कि पहला प्रोसेस का पहला स्टेप है आप खाका बना लें कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज का। दूसरा स्टेप है आप सबके टी अकाउंट्स बना लें, और कहाँ पे किसका टी अकाउंट बना हुआ है ये मैंने आपको बता दिया है। सारी बैलेंस शीट की वो लाइनें जिनमें मूवमेंट है उनके टी अकाउंट्स बना लें। तीसरा स्टेप मैंने आपसे क्या कहा है, क्या बताया था मैंने आपको कि तीसरे स्टेप का क्या नाम है? तीसरे स्टेप का क्या नाम मैंने आपसे पूछा? जर्नल्स ढूंढना, बिल्कुल ऐसे ही है। सो जर्नल्स ढूंढना है, बिल्कुल ठीक है। अब जर्नल्स जो ढूंढने हैं हमने, उस स्टेप की जानिब हम चलते हैं। अब मैं सवाल ना हम शुरू से पढ़ना शुरू करेंगे और देखेंगे कि कौन से ऐसे जर्नल्स हैं जो हमें करने चाहिए विद रिगार्ड्स टू दिस दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो मैं सवाल को शुरू से पढ़ रहा हूँ। ऊपर सबसे पहले लिखा हुआ है जी कि ये कराची ग्रुप लिमिटेड है, ये इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं। तो सबसे पहले लिखी हुई है कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट। अच्छा, यहाँ पे एक बात ये भी कर लेते हैं, एक अच्छी बात है, और इसको हम एक सेपरेट पेज पे डॉक्यूमेंट कर लेते हैं ताकि आप लोग सारे जो हैं वो इसको लिख सको। वो ये कि जो कंसोलिडेटेड, और ये मैंने पहले भी बताई थी बात जब लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था, कि जो कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज है, इसको बनाने के 2 तरीके हो सकते थे। क्या? एक तो ये कि जो सेपरेट स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज है पेरेंट की और उसकी सारी सब्सिडरीज की एट्सेट्रा, उन्हें ऐड कर लिया जाता। दूसरा तरीका ये हो सकता था कि आपके पास कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम तो होती ही है, बनी हुई होती है। जब ये बन जाए तो आप इससे स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज बना लें, और चूंकि ये कंसोलिडेटेड हैं तो जो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज बनेगी नेचुरली वो भी क्या होगी? कंसोलिडेटेड, ठीक है। तो जो तरीका अपनाया जाता है प्रैक्टिस में स्टैंडर्ड्स के मुताबिक, वो अपनाया जाता है ये वाला, ठीक है। इसका मतलब है कि कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बनी होती है ऑलरेडी। कैसे बनती है? हमें आती है बनानी, ठीक है। बनी होती है ऑलरेडी सवाल के अंदर, और हम उनको इस्तेमाल करके स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो बना लेते हैं। तो जो ये स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो है, हम किसी इस नीयत से नहीं बनाते कि हम कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट क्या बनाने जा रहे हैं, हम तो सिर्फ उनको इस्तेमाल करके स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो बनाते हैं। वो जो स्टेटमेंट बनती है वो ऑटोमेटिकली क्या होती है? कंसोलिडेटेड होती है, ठीक है। पहला वाला तरीका जो है वो इस्तेमाल नहीं किया जाता स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज को बनाने के लिए। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। इसलिए जो आप बैलेंस शीट और पीएनएल देख रहे हो जो आपको मिला हुआ है वो कंसोलिडेटेड है। तो इनकम स्टेटमेंट के ऊपर क्या लिखा है? कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट। पढ़ना शुरू करते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ रहा है जी
ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें पता है, हम इनडायरेक्ट मेथड में कहीं नहीं लिखते। शेयर ऑफ प्रॉफिट इन एसोसिएट आ रहा है, शेयर ऑफ प्रॉफिट इन एसोसिएट, और मैं सिर्फ चाहूँगा ये कि मैं बल्कि हाँ ठीक है, यहीं कर लेते हैं। हाँ जी, शेयर ऑफ प्रॉफिट इन एसोसिएट जी, शेयर ऑफ प्रॉफिट इन एसोसिएट जो है आपका, ये शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ एसोसिएट्स इसको वैसे जनरली कहते हैं। शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ एसोसिएट्स जो है इनडायरेक्ट मेथड में, क्या इसकी कोई रेलेवेंस होती है आपके ख्याल में? क्या रेलेवेंस होती है? पढ़ाया मैंने अभी तक आपको कुछ ऐसा? ये एक नॉन ऑपरेटिंग आइटम है, ठीक है, ये एक नॉन ऑपरेटिंग आइटम है, इसलिए इसको आप जब आप कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ लिखते हैं, और आप सबको पता है कि हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, अभी लिखिएगा मत, प्रॉफिट बिफोर टैक्स अभी आप मत लिखिएगा, मैं लिख रहा हूँ, आप मत लिखिएगा, मैं बताता हूँ क्यों, थोड़ी देर सब्र कर जाइए। सो आप शुरू करते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स से, आप उसमें करते हैं एडजस्टमेंट्स, तो वन ऑफ द एडजस्टमेंट्स इज नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स की एडजस्टमेंट्स। तो शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ एसोसिएट जो है ये एक नॉन ऑपरेटिंग आइटम है, ऐसे ही है ना, तो आप इसे ऐड बैक कर देंगे, आप इसे क्या कर देंगे, ऐड बैक कर देंगे। कितना है जी शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ एसोसिएट? 5 मिलियन, सॉरी ऐड बैक नहीं करेंगे, इनकम है तो लेस करेंगे, ऑब्वियसली एडजस्ट करेंगे, इनकम है तो लेस कर देंगे, ठीक है। सो आप इसे -5 यहाँ कर देंगे। ये एक नॉन ऑपरेटिंग आइटम है, जैसे नॉन कैश आइटम होते हैं उस तरह एक नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स की एडजस्टमेंट होती है, तो ये यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ तक इज इट क्लियर कि यहाँ पे एडजस्ट होना चाहिए, क्योंकि मैं पहले भी आपको ये बता चुका हूँ। ओके, अब एक बड़ी कीमती बात है जो अब आपको समझनी है, ये आपने पहले कभी कैश फ्लो पढ़ते हुए नहीं समझी होगी, इसलिए ज़रा आंखें, कान और दिमाग तीनों चीज़ें खोल लीजिए प्लीज़। जब आप कहते हैं ना कि मैंने यहाँ पे -5 कर दिया, तो आपने असल में जर्नल क्या किया? आपने जर्नल किया क्रेडिट बैंक बाय 5। अच्छा, आप मुझसे पूछोगे कैसे जी क्रेडिट बैंक बाय 5? मैं आपसे कहूँगा, या मैं आपसे क्रॉस क्वेश्चन करूँगा, मैं कहूँगा यार अभी थोड़ी देर पहले आप सब ने मुझे कहा है कि ये जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है, ये तो टी अकाउंट है बैंक का, कैश इन बैंक का टी अकाउंट है, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज जो है, ठीक है ना। तो अगर इसके अंदर कोई भी चीज़ पॉजिटिव लिखी होगी, इसका मतलब है हम कर रहे हैं डेबिट बैंक, हाँ या ना? बोले हैं। और अगर कोई भी चीज़ नेगेटिव लिखी होगी तो इसका क्या मतलब है, हम क्या कर रहे हैं, क्रेडिट बैंक। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ये हमें बचपन में नहीं पढ़ाया जाता। सो हम ये समझ गए कि यार ये क्रेडिट बैंक होता है, अच्छा। और अब अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की है कि यार अब से ऑनवर्ड्स चूंकि हमारे डेबिट और क्रेडिट साइड बैलेंस हो गए हैं, तो अब से जो भी एडजस्टमेंट हमने पोस्ट करनी है वो डेबिट्स और क्रेडिट्स में पोस्ट करनी है। जब हमें ये समझ आ गई है कि ये क्रेडिट बैंक है, एनीथिंग रिटन बाय माइनस इन द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, अगर किसी ने रट्टा मारना है तो वैसे मार सकता है कि एनीथिंग सब्ट्रैक्टेड इन द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज मींस क्रेडिट बैंक, एनीथिंग written as positive in the statement of cash flows means debit bank, ठीक है ना। तो अगर मैंने क्रेडिट बैंक किया है तो मैंने साथ डेबिट कुछ करना है, मुझे बताएं मैं इसे किस टी अकाउंट में जाके डेबिट करूं, कौन बताएगा? इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट में डेबिट करूं, बिल्कुल ठीक है। तो ये होना चाहिए, क्रेडिट बैंक हो रहा है तो साथ क्या होना चाहिए, डेबिट इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, और ये मेरा डबल एंट्री हो जाएगी, ठीक है। आइए ज़रा ये डबल एंट्री कर लेते हैं पूरी, किधर है जी इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, ये मैंने 5 से डेबिट कर दिया, इसको मैं लिख देता हूँ SOPA 5, ठीक है। सो जर्नल मैंने क्या पास किया, मैंने देख लिया, सबने ये लिख लिया इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट में 5 डेबिट। जर्नल मैंने क्या पास किया, मैंने किया जी डेबिट इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट क्रेडिट बैंक बाय 5। एवरीथिंग दैट आई विल डू विल बी डन इन जर्नल एंट्रीज। बात समझ आ गई या नहीं? ओके, अच्छा अब एक और बात भी डिस्कस कर लेते हैं। एक कॉन्सेप्ट तो आपको ये समझ आ गया कि डेबिट और क्रेडिट बैंक का क्या मतलब है,
प्लस माइनस। एक और कॉन्सेप्ट के एंट्रियां ढूंढने से, ढूंढना, ढूंढने से मेरी क्या मुराद है? मैं ये क्यों नहीं कहता कि वी आर एक्चुअली इनकॉर्पोरेटिंग जर्नल एंट्रीज, यानी कि हम एंट्रियां कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता, मैं कहता हूँ हम एंट्रियां ढूंढ रहे हैं। एंट्रियां कर नहीं रहे, एंट्रियां ढूंढ रहे हैं। इससे क्या मुराद है? व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस बड़ा सादा है जी। बिल्कुल फवाद, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अगर मैं एंट्री कर रहा होता तो मेरा ये 12, देख रहे हो 12, ये हिल जाता। कैरीड फॉरवर्ड बैलेंस हिल जाता, हाँ या ना? अगर आप इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट में कोई एंट्री करते हो तो क्या होता है? इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट का बैलेंस बदल जाता है। इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट का बैलेंस क्या है? 12 है। बैलेंस शीट में क्या बैलेंस है? 12 है। और अगर वो बैलेंस नहीं बदला, इसका मतलब है आपने इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट में कोई एंट्री की नहीं है, बल्कि एक ऑलरेडी हुई हुई एंट्री ढूंढी है। ये बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट है। सो यस, सो वी जस्ट मेकिंग द मूवमेंट, एब्सोल्युटली उस्मान। इट्स जस्ट के वी आर फाइंडिंग के साल के दौरान इसमें रिकॉर्ड क्या हुआ था। और अगर हमें किसी किसी सवाल में खुदा ना खास्ता एंट्रियां करनी पड़ गई, जिसमें लिखा होगा फिर वहां पे कि जी एंट्री हुई नहीं इस साल, करनी पड़ गई, तो फिर ये क्लोजिंग बैलेंसेस हिलेंगे। समझ आ रही है? फिर एसेंशियली उन लाइंस के क्लोजिंग बैलेंसेस हिल जाएंगे। वो होगा एंट्री करना, ये है एंट्री ढूंढना। एंट्री ढूंढने और करने में फ़र्क है। ये फ़र्क अक्सर हमें बचपन में क्लियर नहीं होता। क्या अभी क्लियर हो गया? बोलें क्लियर है सबको? गुड, वेरी गुड, ज़बरदस्त। सो मैंने एक चीज़ ये पढ़ी और ये मैंने लिख ली, डेबिट क्रेडिट। ठीक है, अब मैं ज़रा आगे बढ़ता हूँ, आगे चलता हूँ। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? फाइनेंशियल एक्सपेंसेस। नीचे क्या लिखा है? शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ एसोसिएट के नीचे क्या लिखा हुआ है सवाल में? फाइनेंशियल एक्सपेंसेस। फाइनेंशियल एक्सपेंसेस को इंटरेस्ट एक्सपेंस भी कहते हैं। आपको पता है कि फाइनेंशियल एक्सपेंसेस इज आल्सो अ नॉन कैश आइटम। इंटरेस्ट एक्सपेंस, सॉरी, इज अ नॉन ऑपरेटिंग आइटम, इज अ नॉन ऑपरेटिंग आइटम। इंटरेस्ट एक्सपेंस भी नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स में लिखा था ना, मैंने लिखवाया था आपको। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस यहाँ पे ऐड बैक हो जाएगा। चेक कर लेते हैं कितना है। 14 मिलियन है। ठीक है, अब अगर ऐड बैक होगा तो कौन मुझे बताएगा कि इसकी एंट्री क्या हुई है? ये 14 से मुराद क्या है? जर्नल क्या है? डेबिट बैंक। वेरी गुड उस्मान भाई, छा गए हैं, वेरी गुड। डेबिट बैंक से मुराद है डेबिट बैंक बाय 14। तो क्रेडिट व्हाट? क्रेडिट इंटरेस्ट पेएबल। क्रेडिट इंटरेस्ट पेएबल। याद रखें, ये क्रेडिट करते हुए ना, जो आप में से जो लोग कह रहे हैं ना क्रेडिट इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इज अ P&L लाइन आइटम। मेरी बात बड़े गौर से सुनिएगा। इंटरेस्ट एक्सपेंस इज अ P&L लाइन आइटम। आप डेबिट और क्रेडिट करते हुए यहाँ पे किसी भी P&L लाइन आइटम का जिक्र नहीं करेंगे, आप बैलेंस शीट लाइन आइटम्स का जिक्र करेंगे। क्योंकि टी अकाउंट्स हमने किसके खोले हुए हैं? बैलेंस शीट लाइन आइटम्स के खोले हुए हैं। ऐसे ही है ना, आप किसी भी P&L लाइन आइटम का जिक्र नहीं करेंगे। आप अकाउंट एंट्रियाँ करेंगे या एंट्रियाँ ढूंढेंगे बैलेंस शीट लाइन आइटम्स में। तो डेबिट बैंक क्रेडिट इंटरेस्ट पेएबल। डेबिट बैंक 14 मैंने कर दिया, क्रेडिट इंटरेस्ट पेएबल 14 कहाँ करूँ जी जाके? बताएं मुझे। वर्किंग 7 में, बिल्कुल ठीक है, बेहतरीन। यहाँ लिख देता हूँ इंटरेस्ट एक्सपेंस, क्रेडिट करने लगा हूँ 14। और वो जो आप लोगों को ये दुश्वारी होती थी ना बचपन में कि इसको इधर इस साइड पे लिखना है या उस साइड पे लिखना है, बात समझ आ रही है? कि इसको डेबिट साइड पे लिखना है या क्रेडिट साइड। अब वो दुश्वारी नहीं है। अब आपके जहनों में क्लियर होगा कि जी मैंने बैंक में पॉजिटिव लिखा है तो इट इज़ डेबिट बैंक, मीन्स मैंने क्रेडिट करना है इसको। किस साइड पे लिखना है इसकी कोई टेंशन नहीं होगी आपको। डू यू अंडरस्टैंड दिस? डेबिट क्रेडिट इसका समझ आ गया? गुड। आगे पढ़ते हैं जी, आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसकी ज़रा देख लीजिएगा, मैं एडजस्टमेंट क्या कर रहा हूँ, देख लीजिएगा प्लीज़ सब लोग। ये पहले सफ़े पे, ओए होए, मैंने क्योंकि सेव कर दिया था बीच में तो ये होगा नहीं अब।
मिटेगा नहीं, ये पक्का हो गया नीचे, कोई बात नहीं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स मैंने आपसे कहा था अभी ना लिखिएगा, अब लिख लें 180। प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज 180, ऐसे ही है ना, हम शुरू ही प्रॉफिट बिफोर टैक्स से करते हैं। आप मुझे बताएं जब मैंने 180 लिखा है तो मैंने क्या एंट्री की है, कौन बताएगा मुझे? डेबिट बैंक, एज सिंपल एज दैट। ऐसे सोचना शुरू कर दें, एज सिंपल एज दैट, बिकॉज यही सोच ठीक है। आई हैव डेबिटेड बैंक बाय 180, व्हाट शुड आई क्रेडिट? आई शुड क्रेडिट रिटेन्ड अर्निंग्स, क्योंकि प्रॉफिट कहाँ क्रेडिट हुआ होगा? प्रॉफिट रिटेन्ड अर्निंग में क्रेडिट हुआ होगा, हाँ या ना? कुछ समझ आ रही है बात? सो मैंने बैंक डेबिट किया 180, ये एंट्री की। क्रेडिट करने जा रहा हूँ रिटेन्ड अर्निंग में, किधर गई रिटेन्ड अर्निंग? ये इधर लिख रहा हूँ PBT 180, डेबिट क्रेडिट, अगेन डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट, ओके फाइन। अच्छा, फिर लाइन आ रही है टैक्स की। अब सब ने, मैं कह रहा हूँ प्लीज़ सब ने बिल्कुल अवेयर रहना है, अलर्ट रहना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये, बिल्कुल एक छोटा सा, जी जी कमर भाई आपकी बात अभी एड्रेस होने लगी है, परेशान नहीं होना। ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिखा है, कमर का सवाल बड़ा वैलिड है जो अभी एड्रेस होने लगा था। ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिखा है, क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट का प्रॉफिट बिफोर टैक्स होता है, ठीक है? सो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, ठीक? सो 180 बिफोर टैक्स लिखा है। नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं, नेक्स्ट लाइन है टैक्सेशन। अब ये सबसे कीमती सवाल है आप लोगों से मेरा। आप लोग मुझे बताओ, रिटेन्ड अर्निंग में प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता है या आफ्टर टैक्स? आफ्टर टैक्स। अभी के लिए, ऑल्दो ये जवाब भी ठीक नहीं है, अभी के लिए आपका जवाब मैं ठीक मान लेता हूं, आफ्टर टैक्स। अभी मैंने लिखा है रिटेन्ड अर्निंग में बिफोर टैक्स 180, इसका मतलब है मैंने ज़्यादा लिख दिया है, डेबिट क्रेडिट कर दिया है, लेकिन डेबिट क्रेडिट करने के चक्कर में मैंने ज़्यादा लिख दिया। अब मैं इसको ठीक करने लगा हूँ। देखो मैंने पढ़ा, वहाँ लिखा हुआ है टैक्स एक्सपेंस 65, देख रहे हैं आप सब? टैक्सेशन एक्सपेंस कितना लिखा हुआ है? 65। देखिए मैं क्या करने लगा हूँ, डेबिट रिटेन्ड अर्निंग बाय 65। वाई? क्योंकि अगर मैं 180 में से 65 माइनस करूँगा तो 115 बच जाएगा ना, बोले हैं? मेरा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बन जाएगा। सो डेबिट रिटेन्ड अर्निंग बाय 65, ये क्रेडिट व्हाट? क्रेडिट टैक्स, बैंक नहीं, टैक्स पेबल आ रहा है, ये टैक्स पेबल आ रहा है यहाँ पे। सो क्रेडिट टैक्स, टैक्स पेबल कितने से? 65। अगर कोई टैक्स पेबल ना आ रहा होता फिर मैं इसको सीधा बैंक में क्रेडिट कर देता, फिर आप ठीक कह रहे हैं, फिर इसका मतलब है जो भी हमारा इस साल का टैक्स था वो सारा पे हो गया कैश में। लेकिन अगर टैक्स पेबल आ रहा है इसका मतलब है कैश पेमेंट कुछ और हुई होगी। तो मैंने क्या एंट्री की? डेबिट रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट टैक्स पेबल, क्यों की? और ये तकरीबन हर इनडायरेक्ट मेथड के सवाल में होगी, ठीक है? क्वेश्चन ये बनता है क्यों की, इसलिए की कि पीबीटी तो नहीं लिखा जाता। आप अभी आप थोड़ी देर पहले आप लोगों ने कहा, ऑल्दो वो अभी भी ठीक नहीं है लेकिन अभी ठीक करा दूंगा। फिलहाल के लिए हम ये कह रहे हैं कि पीएटी लिखा जाता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लिखा जाता है रिटेन्ड अर्निंग्स में। ये बात समझ आ गई? टैक्स की एंट्री समझ आ गई कि हमने किया डेबिट रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट टैक्स पेबल। हाँ जी, कोई सवाल? बोल रहे हैं? गुड। तो मैं ज़रा इसको चैट को थोड़ा नीचे करता हूँ ताकि मुझे सारा नज़र आ जाए और लेटेस्ट क्वेश्चंस भी नज़र आ जाए। बस यहाँ रख लेते हैं इस चैट को, ठीक है? ठीक है, सो इससे मुझे सवाल भी नज़र आ जाएंगे आपके, और ठीक है। अच्छा नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा है PAT 115, उसके बाद लिखा है PAT का स्प्लिट ये है कि ऑनर्स ऑफ द पेरेंट का 100 है और NCI का 15 है। अब मैं वही सवाल आपसे दोबारा रिपीट करता हूँ, रिटेन्ड अर्निंग में क्या दिखाया जाता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एट्रीब्यूटेबल टू ऑनर्स ऑफ द पेरेंट? अब बताएं जरा, वही सवाल है दोबारा से।
प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एट्रीब्यूटेबल टू ऑनर्स ऑफ द पेरेंट दिखाया जाता है। इसका मतलब है कि यहाँ एक और मसला है, ये 180 में से 65 गए तो बचे 115। 115 भी यहाँ नहीं दिखाना, असल में यहाँ दिखाना है 100। तो मुझे बताएं यहाँ से 15 कैसे निकाला जाए। ये मुझे ज़रा जल्दी से, कोई जैसे टैक्स निकाला है ना उसी तरह कोई सोच के जल्दी से बताए कि यहाँ से 15 कैसे निकाला जाए, मजीद 15। जल्दी से सोचें। रिटेन अर्निंग टू एनसीआई, बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन, ज़बरदस्त। सो एनसीआई का शेयर मैंने यहाँ डेबिट किया और एनसीआई का शेयर मैंने यहाँ क्रेडिट कर दिया। डेबिट रिटेन अर्निंग, क्रेडिट एनसीआई, एज सिंपल एज दैट। गुड। अच्छा, मज़े की बात मैं आपको बताता हूँ। मज़े की बात यह है कि ये करने के बाद मेरा रिटेन अर्निंग में जो प्रॉफिट नज़र आना चाहिए वही नज़र आ रहा है। 180 में से गए 65, में से गए 15, तो 100 नज़र आ रहा है। ठीक हो गया। मेरा एनसीआई का शेयर एनसीआई के पास नज़र आ रहा है, टैक्स एक्सपेंस टैक्स पेबल में नज़र आ रहा है। तो एसेंशियली मेरा सब कुछ ठीक हो गया। राइट। सो ये कुछ जर्नल्स हैं जो आपको हर इनडायरेक्ट मेथड के सवाल में ढूंढने पड़ेंगे, करने नहीं पड़ेंगे, अगेन ढूंढने पड़ेंगे। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, तो मैंने पूरा पीएनएल पढ़ लिया है, उसका उसके जो डेबिट क्रेडिट बनते हैं वो कर लिए। बैलेंस शीट उसके नीचे लिखी है, बैलेंस शीट में ऑलरेडी पूरी पढ़ चुका हूँ और उसकी सारी एंट्रियां कर चुका हूँ। उसके नीचे एडजस्टमेंट नंबर 1 लिखी है। मैंने आपसे अर्ज किया है एडजस्टमेंट नंबर 1 फिलहाल इस सवाल की हद तक हम नहीं देखेंगे। ठीक है, उससे आगे चलते हैं। उससे आगे क्या लिखा है? एडजस्टमेंट नंबर 2 पढ़ें सब लोग, और मुझे यहाँ डेबिट क्रेडिट लिख के बताएं कि डेबिट क्रेडिट क्या होगा एडजस्टमेंट नंबर 2 का। अच्छा जी, डेबिट बैंक क्रेडिट इंटेंजिबल्स, 2 स्टूडेंट्स ने कहा है, चेक कर लेते हैं क्या ये ठीक कह रहे हैं। पहली बात तो ये है कि यहाँ से नज़र आ रहा है कि 3 मिलियन का इम्पेयरमेंट लॉस है, और हम सब जानते हैं कि इनडायरेक्ट मेथड है तो इम्पेयरमेंट लॉस यहाँ लिखा जाता है इनडायरेक्ट मेथड में, ऐसे ही है ना, ऐड बैक किया जाता है। ऐसा ये जो हफ्सा का पॉइंट है ना, ये अभी अभी सबने नोट करना है और इसका ज़रा जवाब लेना है। ठीक है, कि ये जो एंट्री है डेबिट इम्पेयरमेंट लॉस क्रेडिट इंटेंजिबल्स, ये एंट्री हम क्यों नहीं कर रहे, अभी थोड़ी देर में पता चलेगा ये वाली बात। ठीक है, ये भी हम देखते हैं क्यों नहीं कर रहे ये वाली एंट्री। हम कुछ और एंट्री करने जा रहे हैं जो बाकी स्टूडेंट्स ने बताई है वो करने जा रहे हैं। हम कह रहे हैं इम्पेयरमेंट लॉस एड बैक कितने से, 3 मिलियन से। ठीक है, सो बेसिकली जब मैं इम्पेयरमेंट लॉस एड बैक करता हूँ तो मैं यहाँ एंट्री क्या कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ डेबिट बैंक 3 से, क्योंकि पॉजिटिव है। तो क्रेडिट क्या करना है, इम्पेयरमेंट लॉस ऑफ इंटेंजिबल कहाँ क्रेडिट होता है, ऑब्वियसली इंटेंजिबल्स में क्रेडिट होता है। ठीक है, सो डेबिट बैंक क्रेडिट इंटेंजिबल्स, डेबिट बैंक मैंने कर दिया, आइए मैं क्रेडिट इंटेंजिबल्स कर लेता हूँ। इम्पेयरमेंट 3, ठीक है, सो मैंने डेबिट बैंक कर दिया, क्रेडिट इंटेंजिबल कर दिया, डेबिट क्रेडिट हो गया मेरा। ठीक है, ये इस पे ओके है। अब हम आते हैं और ये जो हफ्सा का क्वेश्चन है इसको ज़रा, या क्वेश्चन है या कमेंट है, इसको ज़रा देखते हैं कि यार इम्पेयरमेंट की एंट्री वैसे तो ये नहीं होती, वैसे तो वो होती है जो हफ्सा ने लिखी हुई है। क्या सब इससे एग्री करते हैं कि इम्पेयरमेंट की ये एंट्री होती है, इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट इंटेंजिबल क्रेडिट? क्या ख्याल है? यस, एब्सोल्युटली। तो फिर मैंने वो एंट्री क्यों नहीं की और ये क्यों की? ये बड़ा की क्वेश्चन है। याद रखें, मेरी बात और से सुनिएगा, याद रखें कि हमने इम्पेयरमेंट लॉस ऑलरेडी डाल दिया था, ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट कर दिया था जब हमने यहाँ प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिखा था। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में क्या इम्पेयरमेंट लॉस ऑलरेडी शामिल है या नहीं? बिल्कुल शामिल है। अब जब हम इसमें 3 मिलियन ऐड बैक करते हैं तो इसका मतलब इम्पेयरमेंट लॉस ऑलरेडी शामिल है। जब मैं एक प्रॉफिट की लाइन लिखता हूँ ना, फिर मैंने पीएनएल की मजीद कोई लाइनें नहीं लिखनी होती यहाँ पे, वो ऑलरेडी शामिल है। ठीक है, तो इसका मतलब इम्पेयरमेंट लॉस की एंट्री ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड है, राइट। नाउ जब मैं 3 ऐड बैक करता हूँ तो मैं दोबारा, जब ये इनकॉर्पोरेटेड है तो फिर इसमें मसला क्या है?
मसला ये है कि ये कैश आइटम नहीं है, ये तो नॉन कैश आइटम है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ आप हम मुझे 180 नहीं, मुझे टेक्निकली स्पीकिंग, जरा टेक्निकली स्पीकिंग सुनिएगा, मुझे यहाँ 183 लिखना था। क्या लिखना था असल में, मुझे क्या लिखना चाहिए था, 180 नहीं। जब मैंने पीबीटी यहाँ लिखा तो मुझे 180 नहीं, अगर मैं सिर्फ इम्पेयरमेंट के बारे में सोचूं और किसी चीज़ के बारे में ना सोचूं तो मुझे 183 लिखना चाहिए था। इसका मतलब है जो मैंने 180 यहाँ बैंक में डेबिट किया, ये वो कम था, मुझे एक्चुअली 3 ज़्यादा करना चाहिए था, लिहाजा मैंने 3 ज़्यादा कर दिया। और वो क्रेडिट ऑब्वियसली कहाँ होता है, इम्पेयरमेंट तो ऑब्वियसली जो इंटेंजिबल की इम्पेयरमेंट है वो इंटेंजिबल्स में ही क्रेडिट होगी। बात समझ आ रही है? इसका मतलब है कि जब हम एंट्रियां ढूंढते हैं तो एक और कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है यहाँ पे हमें। हम एक्चुअली एंट्रियां अपनी नेचुरल शक्ल में नहीं ढूंढते हैं। इम्पेयरमेंट की एंट्री हम सब जानते हैं क्या होती है। इम्पेयरमेंट की एंट्री होती है इम्पेयरमेंट लॉस, P&L डेबिट, इंटेंजिबल क्रेडिट नहीं। हम एंट्रियां ढूंढते हैं फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। अगर हम ऑलरेडी पीबीटी कैश फ्लो स्टेटमेंट में लिख चुके हैं, इसका मतलब इम्पेयरमेंट तो हम ऑलरेडी कैश फ्लो स्टेटमेंट में डाल चुके थे, लेकिन चूंकि वो नॉन कैश है इसलिए वो गलत है, इसलिए हमने बैंक को बढ़ाया है। आई होप ये आपको समझ आ गई है। ठीक है, गुड, वेरी गुड। आगे चलता हूँ मैं। अच्छा जी, मैंने एक इसकी भी डेबिट क्रेडिट कर लिया। अब मैं अगला जर्नल पढ़ता हूँ जी। अगला जर्नल लिखा है कि डेप्रीसिएशन 70 मिलियन थी। हाँ जी, क्या करें इसका? इसका भी वही सेम इम्पेयरमेंट वाला मसला होगा। डेप्रीसिएशन 70 मिलियन थी, क्या करें इसका? अच्छा यहाँ देखें सब प्लीज़, यहाँ देखें, बोर्ड की तरफ देखें सब प्लीज़। मैं इसको मिटा रहा हूँ यहाँ से। ओ, अच्छा ये, अच्छा इसमें से कुछ मिट रहा है और कुछ नहीं मिट रहा। वो अगेन मैंने वो, ओके नीचे वाला मिटा देते हैं फिर। कुछ मिट रहा है और कुछ नहीं मिट रहा, वो सेव कर लिया था मैंने बीच में एक दफ़ा। ये मिटा रहा हूँ। ठीक है, ये क्यों मिटा रहा हूँ? ये इसलिए मिटा रहा हूँ, और इसको साइड पे कर देते हैं। ठीक है, ये मैंने इसलिए मिटाया था ताकि मैं नई एंट्रीज़, जो अभी मैं न्यू एंट्रीज़ करने जा रहा हूँ वो लिख सकूँ। आप लोगों ने तो अपने पास उतार ली है ना सारी, मैं न्यू एंट्रीज़ यहाँ लिख सकूँ। ठीक है, परेशान नहीं होना। सो इसको छोड़ देते हैं, यहाँ आते हैं। ठीक है, अब बात है डेप्रीसिएशन की। सेम वही मसला है, सेम वही चक्कर है जो इम्पेयरमेंट के साथ था। आप बैंक को डेबिट करेंगे 70 से, क्यों? क्योंकि डेप्रीसिएशन यहाँ ऐड बैक होगी। डेप्रीसिएशन 70, क्या ख्याल है? और आप क्रेडिट किसको करेंगे? आप लोगों ने सबने ठीक बताया, पीपीई को। ठीक है, तो आइए मैं जाके पीपी में क्रेडिट कर देता हूँ, क्योंकि डेप्रीसिएशन पीपी में क्रेडिट होती है। ये 70, सो अगेन डेबिट क्रेडिट कर दिया। ठीक है, आई होप दिस इज़ फाइन, ये कोई इतना मुश्किल नहीं है। फिर कहता है एक ऐसी मशीन जिसकी कॉस्ट 10 मिलियन थी। गौर से पढ़ना है इस, आप पहले गौर से सब लोग इस एडजस्टमेंट को पढ़ लें, सेकंड बुलेट को, थर्ड पॉइंट के सेकंड बुलेट को। पढ़ लिया? कहता है एक ऐसी मशीन जिसकी कॉस्ट 10 मिलियन थी और जिसकी बुक वैल्यू 6.5 मिलियन थी। ठीक है, उसको दे के एक और मशीन ले ली गई। वो जो मशीन हमारे पास आई उसकी फेयर वैल्यू 7 मिलियन है। ठीक है, और साथ पेमेंट दी गई है 1 मिलियन रुपए की। ठीक है, तो हमने अपनी मशीन दी। मैं ज़रा इसको नेक्स्ट स्लाइड पे इधर इधर ले जाता हूँ, बल्कि इससे भी आगे ले जाता हूँ। इधर क्या है जी, हमने अपनी मशीन दी प्लस 1 मिलियन रुपए दिए, जिसके अगेंस्ट, इसको हम मशीन एक्स कह देते हैं, जिसके अगेंस्ट हमें मशीन वाई मिल गई।
मशीन एक्स जो है उसकी बुक वैल्यू बताई हुई है, उसकी फेयर वैल्यू नहीं बताई हुई। बुक वैल्यू कितनी बताई हुई है? 6.5। मशीन वाई जो है उसकी फेयर वैल्यू बताई हुई है 7 मिलियन। ठीक है, आप लोग मुझे बताओ, ये इसका जो जर्नल करना होता है, इसकी जो एंट्री करनी होती है, यानी कि मशीन वाई जो डेबिट करनी होती है पीपीई में, वो कितने मिलियन पे डेबिट करनी होती है? मैंने IAS 16 में आपको क्या पढ़ाया था? क्या कॉन्सेप्ट होता है? फेयर वैल्यू ऑफ वट एवर यू गिव। ये सही जवाब है इसका, ये मैंने पढ़ाया था आपको IAS 16 में। सिंपल इज दैट। तो आइडियली मशीन एक्स की जो भी फेयर वैल्यू है और इस कैश की जो भी फेयर वैल्यू, 1 मिलियन कैश की फेयर वैल्यू क्या होगी वैसे आपके ख्याल में? ऑब्वियसली 1 मिलियन। गुड। ऑलराइट, सो मशीन एक्स की जो भी फेयर वैल्यू है जमा 1 मिलियन, इसमें हमें मशीन वाई को बुक कर लेना चाहिए। ये है IAS 16 का प्रिंसिपल, एज सिंपल एज दैट। प्रॉब्लम इस सवाल में ये है कि मशीन एक्स की फेयर वैल्यू नहीं दी हुई। ठीक है, फर्ज करें अगर ये दी होती 8 + 1 तो हम 9 पे बुक कर लेते। अब जब मशीन एक्स की फेयर वैल्यू ना दी हो तो स्टैंडर्ड कहता है आप मशीन वाई की फेयर वैल्यू पे इसको बुक कर ले। सो इंस्टेड ऑफ फेयर वैल्यू ऑफ वट एवर यू गिव, the second the second priority is fair value of whatever you get. ठीक है, so fair value of whatever I got is what? बोले 7 मिलियन रुपए। ठीक हो गया। अब मैं मशीन एक्स को यानी कि पीपीई को अपने पास से कम कर दूंगा 6.5 मिलियन, ऑब्वियसली अपनी बुक वैल्यू पे कम होगा। ठीक है, डेबिट क्रेडिट समझ आ गया? ये साथ मैं बैंक से पेमेंट करूंगा कितने की? 1 मिलियन की। ये मेरी बैंक से पेमेंट हो जाएगी और साथ मुझे PNL में एक लॉस नज़र आएगा। ये PNL में लॉस है 0.5 मिलियन का, लॉस ऑन सेल होगा एसेंशियली। ये लॉस ऑन सेल, लॉस ऑन एक्सचेंज, जो मर्जी कह लें इसे आप। ठीक है, 0.5 मिलियन का। ये जर्नल सबको समझ आ गया या नहीं? और ये जर्नल असल में करना क्या चाहिए था वो समझ आ गया, बट ड्यू टू लिमिटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इन द क्वेश्चन हमने यूं किया है। इज इट क्लियर? क्लियर है, वेरी गुड। अब इस जर्नल को आप लोगों ने लिख लिया अपने पास सबने? ये जर्नल, ये जो जर्नल है ना, ये अब हमने इनकॉर्पोरेट करना है इन और सवाल, इन और आंसर। ठीक है, शुरू करते हैं। सो पीपी डेबिट बाय 7, पीपी डेबिट बाय 7 इसे कर देते हैं। मशीन है ना, इसको लिख देते हैं मशीन 7। ठीक है, फिर क्या था? पीपी ही क्रेडिट बाय 6.5। लें जी 6.5। फिर नेक्स्ट क्या था? कौन बताएगा? अगली एंट्री क्या थी? बैंक क्रेडिट बाय 1। ये देखें जी, परचेज ऑफ पीपी। आप लोग पूरा लिखेंगे, आप लोग एब्रीवेशन यूज नहीं कर सकते। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पूरा लिखेंगे। -1 ब्रैकेट में क्यों लिख रहा हूं थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा। हाउएवर -1, जी जी जी, देखें बात यह है कि अगर फेयर वैल्यू ऑफ वट एवर यू गिव पे रिकॉर्ड करें तो सिर्फ गेन लॉस तब आता है जब आपकी 6.5 की बुक वैल्यू, वाजिद भाई, 6.5 की बुक वैल्यू और फेयर वैल्यू ऑफ एसेट में फ़र्क हो। सो फॉर एग्जांपल अगर आपकी बुक वैल्यू 6.5 और फेयर वैल्यू ऑफ योर एसेट दैट यू गिव इज 8, तो आपको 1.5 का गेन तो आएगा ऑब्वियसली, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, सो परचेज ऑफ पीपी -1, -1 से मुराद है क्रेडिट बैंक। मैं इधर माइनस करके लिख दूंगा, डोंट वरी। बट अभी हो सकता है कि मुझे पीपी के अंदर और परचेजेस भी, कैश परचेजेस नज़र आए। ठीक है, इस वजह से मैंने इसको ब्रैकेट में लिख दिया अभी, और बाकी भी इसमें ऐड करके फिर यहाँ पे एक दफ़ा लिख देंगे। आई होप आपको ये बात समझ आ गई है। ठीक है, क्लियर है? ओके गुड। सो गुड, सो परचेज ऑफ पीपी -1। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्या एंट्री थी?
पीएनएल में कितना डल रहा था? 0.5 का लॉस। ये तो देखिएगा सब, मैं पीएनएल में 0.5 का लॉस रिकॉर्ड नहीं कर रहा, मतलब डेबिट नहीं कर रहा, इसलिए कि वो तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ऑलरेडी डल चुका है, और ऑलरेडी प्रॉफिट बिफोर टैक्स के थ्रू आ चुका है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज में। मैं उसको ऐसे लिख रहा हूँ, लॉस ऑन सेल ऑफ पीपी। मुझे पता है लॉस ऑन सेल ऑफ पीपी इज एसेंशियली अ नॉन ऑपरेटिंग आइटम। लॉस ऑन सेल ऑफ पीपी इज अ नॉन ऑपरेटिंग आइटम, हाँ या ना? वो तो लिखना ही होता है। तो ये 0.5 मैं ऐड बैक कर रहा हूँ, और जब मैंने ऐड बैक किया है तो इसका मतलब है मैंने डेबिट किया है, हाँ या ना? ऐसे ही है ना? लेकिन डेबिट कहाँ किया है? डेबिट एसेंशियली मैंने किया है बैंक में, एब्सोल्युटली, ठीक है। सो बेसिकली ये एक नॉन ऑपरेटिंग आइटम है, लिहाजा ये यहाँ पे डेबिट हो गया, ठीक। सो ये क्रेडिट क्या करेंगे? नहीं, ये तो हो गई ना, जर्नल ये है ना यार, क्रेडिट हो गया ना उसके अगेंस्ट। एक पीपी में डेबिट था, डेबिट कर दिया, पीपी में क्रेडिट था, क्रेडिट कर दिया, बैंक में क्रेडिट था, क्रेडिट कर दिया। ये पीएनएल में डेबिट था, पीएनएल को तो हमने ऑलरेडी 180 पूरे को डेबिट कर दिया हुआ है, हाँ या ना? तो हमने इसकी जगह बैंक को डेबिट कर दिया। क्यों डेबिट कर दिया? इसलिए कि ये एक नॉन ऑपरेटिंग आइटम है, नहीं नहीं होना चाहिए था, ये पीएनएल पूरा पीएनएल के थ्रू यहाँ नहीं डलना चाहिए था, तो हमने बैंक डेबिट कर दिया। क्लियर? गुड। सो जर्नल हो गया पूरा, ये बैलेंस्ड है जर्नल। 4 एंट्रियां जो मैंने डाली हैं 7.5 बैलेंस्ड है। बैंक कहाँ क्रेडिट हुआ है मैं दिखा देता हूँ आपको। ये सफ़ा देख रहे हैं, ये दूसरा सफ़ा है आपके, पेज 2 है। इसमें परचेज ऑफ पीपी लिखा है मैंने इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में, ऑब्वियसली क्योंकि ये पीपी की परचेज कौन सी एक्टिविटी होती है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होती है। वहाँ पे मैंने -1 कर दिया। मैंने -1 यहाँ इसलिए नहीं लिखा कि अभी हो सकता है कुछ और परचेज भी हो, तो वो ऐड करके तो फिर यहाँ लिख देंगे टोटल परचेजेस। ओके गुड। अगला पढ़ें जी, अगला बुलेट क्या लिखा है उसी के अंदर। लिखा है फुली डेप्रिसिएटेड एसेट्स वर्थ 10 मिलियन वर स्क्रैप्ड। याद रखें इसका कोई जर्नल नहीं होगा, इसका कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। मैं यहाँ आपको रोशनी भी डाल देता हूँ ज़रा इस पर। सो फुली डेप्रिसिएटेड एसेट हो, इसी तरह फुली प्रोवाइडेड फॉर रिसीवेबल हो। कोई भी ऐसा एसेट जो फुली डेप्रिसिएटेड या फुली प्रोवाइडेड फॉर है, अगर उसको राइट ऑफ कर दिया जाए तो उसकी कोई एंट्री नहीं होती। मैं बता देता हूँ क्यों नहीं होती। इसलिए कि वो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में पहले ही जीरो पे आ रहा होता है, और हम जो टी अकाउंट बनाते हैं सारे, वो बनाते हैं किससे? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन से, ठीक है। मुझे मुझे पता है बचपन में आप लोग कॉस्ट का टी अकाउंट अलग बनाते थे, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का टी अकाउंट अलग बनाते थे। मुझे ये भी पता है कि आप लोग रिसीबल का अलग बनाते थे और प्रोविज़न का अलग बनाते थे टी अकाउंट। अब हम ऐसा नहीं करते, या हम ऐसा नहीं करेंगे ऑब्वियसली। हम कॉस्ट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अलग टी अकाउंट नहीं बनाएंगे, हम सिंपली एक पीपीई का टी अकाउंट बनाएंगे जो ऑलरेडी नेट पे होगा, कॉस्ट और डेप्रिसिएशन का नेट। उस टी अकाउंट में ये चीज़ ऑलरेडी ज़ीरो पे आ रही होगी, तो उसको ख़त्म कर देने से डजंट मेक अ डिफरेंस। इसी तरह रिसीबल अगर फुली प्रोवाइडेड फॉर है तो वो ऑलरेडी ज़ीरो पे आ रहा होगा, उसको ख़त्म कर देने से नो वरीज, जो मर्ज़ी करें उसके साथ। ओके गुड। सो इसकी कोई एंट्री नहीं है, नो एंट्री, नथिंग। आगे चलते हैं। अच्छा, आगे एक इंटरेस्टिंग बात है। कहते हैं जी एक लॉन्ग टर्म लोन है, उसके उस वो हमने पैसे लिए और उस पैसों से हमने पीपी ख़रीदा, ठीक है। एक इंटरेस्टिंग बात है। ये बात इंटरेस्टिंग इसलिए कि ये कॉन्सेप्ट है, मैं पहले कॉन्सेप्ट का नाम लिख दूँ।
ऑफसेटिंग का जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। IS 7 के मुताबिक ये कॉन्सेप्ट है ऑफसेटिंग का जो मैं भी आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट यह है कि आपने यहाँ पे क्या कह रहे हैं आप कि आपने लोन लिया और लोन फर्ज करें आपने मिस्टर एक्स से लिया। कितने का लिया आपने लोन? 5 मिलियन का। ये आप है। इस लोन के पैसे इस्तेमाल करके आपने मिस्टर वाई से पीपी परचेज कर लिया, उसको पे किए, उससे पीपी परचेज कर लिया। क्या आपको ट्रांजैक्शन की ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन समझ आ गई है कि ये असल में ये 2 ट्रांजैक्शंस हैं। एक ट्रांजैक्शन है लोन का लेना, लोन रिसीट, जो कि एक इनफ्लो की ट्रांजैक्शन है और जो कहाँ नज़र आती है? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में नज़र आती है। आई होप ये हमें पता है। दूसरी ट्रांजैक्शन है पीपी को परचेज करना, विच इज़ एन आउटफ्लो ट्रांजैक्शन, और ये कहाँ नज़र आती है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में नज़र आती है। ठीक है, ये जो सूरत हाल बनी हुई है और एक सवाल में लिखी हुई है, इसके तहत स्टैंडर्ड कहता है आपने इसको कैश फ्लो में एज 2 सेपरेट ट्रांजैक्शंस दिखाना है, एज 2 सेपरेट ट्रांजैक्शंस दिखाना है। यानी कि आउटफ्लो की ट्रांजैक्शन अलग दिखानी है, इनफ्लो की ट्रांजैक्शन अलग दिखानी है। बात क्लियर है? ओके। इसके बरक्स अगर सवाल में ये लिखा होता कि आपने मिस्टर एक्स से पीपी लिया, और पीपी कैसे लिया? ऑन लोन लिया। यानी कि आपने मिस्टर एक्स से, सॉरी यहाँ पे कंपनी है, आपने मिस्टर एक्स से कहा कि मैं तुमसे पीपी ले रहा हूँ और मैं तुम्हें पैसे दूंगा पे आफ्टर से 5 इयर्स। यानी कि आपने मिस्टर एक्स से पीपी ऑन लोन लिया। ठीक है, यू विल पे हिम आफ्टर 5 इयर्स। अब मुझे बताएं कि यहाँ पे 2 ट्रांजैक्शंस हैं, यानी कि मिस्टर एक्स से लोन लेना अलग ट्रांजैक्शन और पीपी लेना अलग ट्रांजैक्शन है। स्टैंडर्ड कहता है हो सकती हैं दो, मतलब इसको अगर ऐसे सोचें कि पीपी आ रहा है और लोन आ रहा है, बट वो कहता है कैश फ्लो में प्रेजेंटेशन के लिए इसे 1 ट्रांजैक्शन तस्वर करें। वो आप ठीक कह रहे हैं। यानी कि यहाँ पे ना ही आप लोन की रिसीट दिखाएं, लोन रिसीट भी ना दिखाएं, लोन रिसीट की इनफ्लो भी ना दिखाएं, और पीपी परचेज की आउटफ्लो भी मत दिखाएं। इन अदर वर्ड्स, आप इन दोनों को क्या कर दें? क्या अंग्रेजी होगी? इन दोनों को क्या कर दें? ऑफसेट कर दें। एब्सोल्युटली, स्टैंडर्ड यही कहता है। ठीक है, सो अगर सिनेरियो 1 हो तो आप ऑफसेट नहीं करते, सिनेरियो 2 हो तो आप ऑफसेट कर देते हैं। ये बात समझ आ गई? सिनेरियो समझ आ गए? बोल दें यार। अच्छा जी, अगर ये बात आपको समझ आ गई है तो आप मुझे बताएं हमारे इस सवाल में कौन सा सिनेरियो एप्लीकेबल है, 1 या 2? अंग्रेजी पढ़ के बताएं। सिनेरियो 1 एप्लीकेबल है, आप ठीक कह रहे हैं। इसका मतलब है हमने यहाँ ऑफसेटिंग नहीं करनी। अच्छा, स्टैंडर्ड की ये रिक्वायरमेंट पूरी कैसे होती है? जब ऑफसेटिंग ना करनी हो ना, तो डोंट पास एनी जर्नल। इफ़ यू डोंट पास एनी जर्नल, ऑफसेटिंग खुद ही नहीं होगी। जब ऑफसेटिंग में क्या कह रहा हूँ, ना करनी हो, तो जस्ट डोंट पास एनी जर्नल। आप जर्नल नहीं करोगे, ऑफसेटिंग नहीं होगी। दोनों जगह इनफ्लो भी नज़र आएगी और आउटफ्लो भी नज़र आएगी। बात समझ आ गई? और अगर ऑफसेटिंग करनी हो तो आप ये जर्नल डाल दें। आप एंट्री करें पीपी डेबिट लोन क्रेडिट 5 से,
कब? जब ऑफसेटिंग करनी हो। आप ये एंट्री करेंगे, ऑफसेटिंग हो जाएगी। अगर आप एंट्री नहीं करेंगे, ऑफसेटिंग नहीं होगी। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया? सिनेरियो 2 बड़ा सिंपल सा है। आप ऑफसेटिंग करना चाहते हैं, आप ना ही पीपी में कैश परचेज दिखाना चाहते हैं, ना ही आप लोन में कैश रिसीट दिखाना चाहते हैं। जब आप पीपी टू लोन एंट्री कर देंगे ना, तो यहाँ देखें, ये है ना पीपी। पीपी में यहाँ करके, अभी लिखिएगा नहीं, मैं बाद में मिटा दूंगा। यहाँ करके बैंक निकलना है बैलेंसिंग, लिखना नहीं अभी। इसी तरह लोन की तरह ये लोन है, लोन में यहाँ करके बैंक निकलना है बैलेंसिंग। ठीक है। अगर आप एंट्री कर दोगे ना 5 तो जो भी बैलेंसिंग नंबर निकलना है वो कम हो जाएगा 5 से। इन अदर वर्ड्स ऑफसेटिंग हो जाएगी, लोन रिसीट भी कम हो जाएगी, पीपी आउटफ्लो भी कम हो जाएगी। ठीक है। और अगर आप एंट्री नहीं करोगे तो वो कम नहीं होगा, इसका मतलब ऑफसेटिंग नहीं होगी। अच्छा जी, सो हमारा अगर सिनेरियो 1 ये समझ आ गई है, ये मैं मिटा दूं फिर ये? गुड। हमारा चूंकि सिनेरियो 1 है तो हमने कोई एंट्री नहीं करनी, एज सिंपल एज दैट। बस इतनी सी बात है। ओके, ठीक हो गया जी। सो दो चीज़ें हमने पढ़ी और हमने कहा जी दोनों की कोई एंट्री नहीं करनी। आगे चलते हैं, आगे पढ़े। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट पढ़ लिया जी सब ने? गुड। फोर्थ पॉइंट क्या है जी? कहता है जी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने एक फाइनल डिविडेंड प्रपोज कर दिया जी, और वो जो फाइनल डिविडेंड है वो पिछले साल का भी बताया हुआ है और इस साल का भी बताया हुआ है। ठीक है। तो आप मुझे बताएं इस साल के अंदर, इस साल के दौरान कौन सा वाला डिविडेंड अकाउंट फॉर हुआ होगा, इस साल का या पिछले साल का? पिछले साल का। मेरा ख्याल है आप लोगों को ये अच्छा क्लियर है। सो हम जर्नल देख लेते हैं कि उसका डिविडेंड का जर्नल क्या हुआ होगा। डिविडेंड का कह रहा है जी पिछले साल डिविडेंड दिया था, या पिछले साल का डिविडेंड इस साल दिया है 15%। 15% मल्टीप्लाइड बाय शेयर कैपिटल की पार वैल्यू क्या है, कौन बताएगा? बोलें। 200। गुड। सो 15% इंटू 200 इज 300, नहीं 30। ठीक है, बात समझ आ गई है? अच्छा जी, अब इस 30 की एंट्री क्या हुई होगी? इस 30 की एंट्री हुई होगी रिटेन्ड अर्निंग डेबिट 30 से। क्या ख्याल है, क्या कोई डिविडेंड पेबल है बैलेंस शीट में या नहीं? जी, कोई डिविडेंड पेबल है? नहीं है तो फिर बैंक क्रेडिट कर दें, और क्या कर सकते हैं। इसका मतलब है सारा डिविडेंड पे हो गया होगा, एज सिंपल एज दैट। दैट्स इट। तो ये एंट्री कर देंगे, रिटेन्ड अर्निंग डेबिट बैंक क्रेडिट। और ये जो डिविडेंड दिया है ये किसने दिया है? याद रखें, ये पेरेंट ने दिया है। ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से मुराद होगी कराची ग्रुप की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तो ये पेरेंट ने डिविडेंड दिया। जब कुछ ना लिखा हो ना कि किसने डिविडेंड दिया, तो हमेशा आप अज्यूम कर सकते हैं कि ये पेरेंट ने डिविडेंड दिया। ठीक है। सो ये पेरेंट ने डिविडेंड दिया। ठीक है, आइए मैं इसकी एंट्री कर देता हूँ, रिटेन्ड अर्निंग टू बैंक। ये मेरे पास रिटेन्ड अर्निंग आ गई, यहाँ लिख रहा हूँ डिविडेंड 30 डेबिट, और मैं चला जाता हूँ बैंक पे। जी, ये डिविडेंड पेड बाय पेरेंट, कितना? 30। ठीक है। सो मैंने यहाँ लिख दिया -30। डेबिट रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट, डेबिट रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट बैंक। ठीक है, आसान है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। गुड। अब मेरा सारा का सारा सवाल हो चुका है। मैंने डेबिट क्रेडिट जो करने थे कर लिए। ठीक है, आइए अब मैं सवाल को कंप्लीट करने की तरफ आता हूँ। अच्छा, अब मेरा स्टेप 3 कंप्लीट हो गया। स्टेप 3 का नाम क्या था? जर्नल्स ढूंढना। ठीक है। अब स्टेप 4 है, वो क्या है? बैलेंसिंग नंबर्स निकालना। स्टेप 4 क्या है? बैलेंसिंग नंबर्स निकालना। ठीक है। सो पहले मैंने खाका बनाया, फिर मैंने टी अकाउंट्स बनाए, फिर मैंने जर्नल्स ढूंढी,
और अब स्टेप 4 पे आ गया हूँ, विच इज़ बैलेंसिंग नंबर निकालना। कोई एक बच्चा जो है, दो बच्चे बस, कोई दो बच्चे जो हैं वो कैलकुलेटर्स अपने पकड़ लें और हर टी अकाउंट में से मुझे बैलेंसिंग नंबर निकाल निकाल के बताते जाएं और सिर्फ ये बताते जाएं कि वो डेबिट साइड पे है या क्रेडिट साइड पे। ठीक है, पीपी में बताएं जी, कोई दो स्टूडेंट्स प्लीज़। $79.5 दूसरी साइड पे आ रहा है सर, डेबिट साइड पे, डेबिट साइड पे प्लीज़। ठीक, बस दो स्टूडेंट्स प्लीज़, एक स्टूडेंट कर ले और दूसरा उसकी वो कर दे। 79.5 डेबिट साइड पे। अब जाहिर है ये बैंक होगा, ये परचेजेस होंगी जो पीपी में आई हैं। अगेन मैंने सिंगल एंट्री तो मैं नहीं कर सकता, मैंने तो अभी यहाँ लिखा है टी अकाउंट में, सिंगल एंट्री तो नहीं हो सकती। डेबिट 79.5 इन पीपी, क्रेडिट व्हाट, कौन बताएगा? सिंगल एंट्री तो नहीं हो सकती ना पीपी की डेबिट, क्रेडिट बैंक ऑब्वियसली, क्रेडिट बैंक। आइए देखिए जी, मैं बैंक को क्रेडिट करने लगा, ये क्रेडिट होने लगा -79.5, ये डेबिट पीपी, क्रेडिट बैंक, सिंपल एज दैट। अच्छा, फिर बच्चे ये भी सोचते हैं जी कि अगर वहाँ पे डेबिट साइड पे लिखा हुआ है तो ये इनफ्लो होगी या आउटफ्लो, इसमें भी बच्चों को परेशानी रहती है। ठीक है, वाई बैंक, अच्छा चले मैं इसका भी जवाब दे देता हूँ थोड़ी देर में। इसमें बच्चों को परेशानी रहती है जी कि इनफ्लो है या आउटफ्लो है। अच्छा, आप जब आप इनफ्लो आउटफ्लो में सोचें ही ना, सिंपल एज दैट, आप डेबिट क्रेडिट में सोचें, दैट्स इट। सो इफ आई हैव डेबिटेड इट टू पीपी, आई विल क्रेडिट इट समवेयर, इट विल बी क्रेडिटेड इन बैंक। अगर क्रेडिट है जी, नहीं अगर क्रेडिट है तो बैंक में माइनस होगा, अगर डेबिट है तो बैंक में प्लस होगा, दैट्स इट, इतनी सी बात है। डेबिट्स और क्रेडिट्स में सोचें। सो डेबिट पीपी, क्रेडिट बैंक, मैं अपनी सारी जिंदगी ऐसे करता हूँ, डेबिट पीपी क्रेडिट बैंक, क्रेडिट किया, दैट्स इट, दैट्स इट। आई नो क्रेडिट आई हैव टू राइट इन माइनस, आई डोंट हैव टू थिंक कि वो इनफ्लो है आउटफ्लो है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। इतना टाइम नहीं होता एग्जाम में। मेरे अल्हम्दुलिल्लाह अकाउंटिंग के सारे पेपर जो हैं, सीए के वैसे मैक्सिमम पेपर सिवाय एक कॉर्पोरेट लॉज का छोड़ के, सारे पेपर जो हैं वो 15-15 20-20 मिनट पहले ख़त्म हो जाते हैं। उसकी वजह ये है कि यू हैव टू प्रिपेयर अ सर्टेन मैकेनिज्म इन योर ब्रेन कि आपने कैसे ऑपरेट करना है। ठीक है, तो दिस इज इट, आगे चलें। अच्छा हाँ, मैं इस सवाल का जवाब दे दूं कि वाई बैंक। क्वेश्चन ये है कि आपने स्टेप 2 में सारे टी अकाउंट्स बनाए और स्टेप 3 में सारे जर्नल्स ढूंढे। मैं पूछना ये चाहता हूँ कि वो टी अकाउंट क्यों बनाए थे और वो जर्नल्स क्यों ढूंढे थे? हाँ जी, कौन जवाब देगा मुझे? ये जो सवाल है ना वाई बैंक, इसका जवाब देना है। मेरा क्वेश्चन ये है कि स्टेप 2 में सारे टी अकाउंट बनाए, टू नो दी बैलेंसिंग अमाउंट, ये बड़ा ज़बरदस्त, ये हाँ ये अब्दुल्ला ने बहुत बेहतरीन जवाब दिया। ये अब्दुल्ला का जवाब देखें जी सारे लोग, ताकि नॉन कैश आइटम्स अलग हो जाएं। आप अक्सर आइटम्स, अक्सर एडजस्टमेंट्स जो दी होती हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट के सवाल में, वो ऐसी ही क्यों होती हैं कि जी डेप्रिसिएशन इतनी हुई, इम्पेयरमेंट इतनी हुई। जब हम पीएनएल और बैलेंस शीट के सवाल करते हैं वहाँ तो डेप्रिसिएशन और इम्पेयरमेंट का कोई ख़ास जिक्र नहीं होता। यही क्यों होता है? इसलिए होता है कि आपको बताया जाता है कि इतनी नॉन कैश एंट्रियां साल के दौरान की गई। टीपी अगर 500 से 510 तक मूव किया तो उसमें ये नॉन कैश एंट्रियां थी। अब सवाल पीछे ये बचेगा कि पीछे जो 79.5 की एंट्री थी ये वाली, ये क्या थी? इसमें अजम्पशन ऑब्वियसली ये होगी कि इट विल ऑलवेज बी कैश। वाई? बिकॉज अगर आप प्रैक्टिकली भी देखो, किसी ने पीपी खरीदा है तो 80 मिलियन के अगेंस्ट उसने कैश कुछ ना कुछ दिया होगा, अनलेस कि कोई आपको बता दे कि उसके अगेंस्ट कैश नहीं दिया, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो जो आप एंट्रियां ढूंढते हैं और जो सारी आपको एडजस्टमेंट्स बताई जाती हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट के सवाल में, वो इसीलिए होती हैं, इसीलिए बताई जाती हैं कि जी आप सारी नॉन कैश चीज़ें अलग कर लें और जो बैलेंसिंग बचे उसे
कैश ट्रीट कर लें जनरली, ठीक है। आई होप दिस आंसर्स द क्वेश्चन। सो गुड। अच्छा, अब मुझे जल्दी से प्लीज़, अच्छा इसका ना ही बताओ, ये तो मुझे नज़र ही आ गया। एक सेकेंड, 10 और 5 और 3, ठीक है। ये 3 क्या होगा? इस 3 को आप, हाँ, डिविडेंड रिसीव फ्रॉम एसोसिएट होगा। इस 3 को आप डिविडेंड रिसीव फ्रॉम एसोसिएट भी ट्रीट कर सकते हो, इस 3 को आप इम्पेयरमेंट ऑफ एसोसिएट भी ट्रीट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं जनरली आपको मशवरा दूंगा, आप इस 3 को डिविडेंड रिसीव फ्रॉम एसोसिएट ट्रीट करो, ठीक है। अनलेस के एग्जामिनर ने लिखा हो कि देयर वाज एन इम्पेयरमेंट ऑफ एसोसिएट लेकिन उसकी वैल्यू ना बताई हो, तो फिर इस 3 को इम्पेयरमेंट ट्रीट कर लो, ठीक है। अगर आप इसे डिविडेंड रिसीव फ्रॉम एसोसिएट ट्रीट करते हो, जो कि मैं यहाँ ट्रीट कर रहा हूँ, तो मैंने क्रेडिट किया इन्वेस्टमेंट, मैंने डेबिट करना है बैंक, मैं इधर लिख रहा हूँ डिविडेंड फ्रॉम एसोसिएट, मैंने बैंक डेबिट कर दिया जी 3 से, ये लीजिए इन्वेस्टमेंट क्रेडिट, बैंक डेबिट, इनफ्लो आउटफ्लो का सोचने की मुझे ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है जी। आगे चलता हूँ, ये भी मेरा बैलेंस हो गया। इंटेंजिबल में बताएं कितना बैलेंसिंग आ रहा है? 8 है ना, नज़र ही आ रहा है। तो इसको कर देते हैं, इसको बैंक ट्रीट कर लेते हैं बैलेंसिंग, और हम कहते हैं ये परचेज ऑफ इंटेंजिबल्स है। अगेन डेबिट इंटेंजिबल, क्रेडिट बैंक होगा, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कर देते हैं परचेज ऑफ इंटेंजिबल्स। 8, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई है? मैं बैलेंसिंग निकालता जा रहा हूँ, उनकी डेबिट क्रेडिट करता जा रहा हूँ। ओके जी, रिटेन्ड अर्निंग में से बैलेंसिंग निकालें जल्दी से। ज़ीरो बैलेंस्ड है, ओके गुड, आगे चलते हैं। एनसीआई में से बैलेंसिंग निकालें, नहीं है बैलेंस्ड, चेक कर लें यार, मुझे नहीं पता। एक सेकेंड रुकें, तसल्ली पहले रिटेन्ड अर्निंग में से बैलेंसिंग निकालें। 430, 350 और 4, रिटेन्ड अर्निंग बैलेंस है 430, बैलेंस है वो, दैट्स इट। अच्छा आप रुक जाएं, एनसीआई में साफ नज़र आ रहा है 10 और 15 25 और 3, अच्छा 3 इस साइड पे निकल रहा है, ये मसला हो गया। पता है वजह क्या है? वजह ये कि जो मैंने एक सवाल आपको, जो एक पॉइंट आपको स्किप कराया ना, सुन लीजिएगा प्लीज़, जो एक पॉइंट मैंने आपको स्किप कराया है, ठीक है, उस पॉइंट के तहत असल में एनसीआई में यहाँ पे एक चीज़ ऐड हो रही थी, ठीक है, सुन लें प्लीज़ सब लोग, और लिहाजा एनसीआई में बैलेंसिंग यहाँ पे निकलता था, ठीक है। अब मैंने चूँकि आसान रखने के लिए पहले सवाल को मैंने वो पॉइंट स्किप कराया, तो एनसीआई में बैलेंसिंग क्रेडिट साइड पे निकल रहा है, हालांकि क्रेडिट साइड पे एनसीआई में बैलेंसिंग निकलना नहीं चाहिए। उसकी वजह ये है कि एनसीआई में अगर क्रेडिट साइड पे निकल रहा है तो आपने एनसीआई को बढ़ा दिया है। एनसीआई दो ही चीज़ों से बढ़ता है, या तो प्रॉफिट से, या अगर आप अपना कोई शेयर चेंज इन होल्डिंग करें, ठीक है। चेंज इन होल्डिंग इस सवाल में एनसीआई वाली है नहीं, ठीक है। तो अब मेरी ज़रा बात गौर से सुनिएगा प्लीज़ सब लोग, गौर से सुन लीजिएगा प्लीज़ सब, बोर्ड की तरफ देखें प्लीज़ सब। मैं ये चेंज कर रहा हूँ, यहाँ देखें प्लीज़, एनसीआई का क्लोजिंग बैलेंस, और एनसीआई एक क्रेडिट चीज़ है, बैलेंस शीट में जाके इसका क्लोजिंग बैलेंस, अच्छा ये क्लोजिंग भी नहीं मिट रहा, 28 के बजाय 20 कर दें। बैलेंस शीट में जाके सवाल में इसका क्लोजिंग बैलेंस 28 के बजाय 20 कर दें। अब जाहिर है 8 से आपकी क्रेडिट साइड आउट हो गई है, तो टैक्स पेबल का क्लोजिंग बैलेंस जो है वो 60 के बजाय 68 कर दें।
समझ आ गई बात? ठीक है, असल में जो एक मैंने बुलेट आपको छुड़वाया है उस वजह से रिटेन्ड अर्निंग में इस साइड पे बैलेंस निकल रहा है, जो कि अप्रोप्रिएट नहीं है, जो कि ऐसा कभी भी नहीं होता। रिटेन्ड अर्निंग में इस साइड पे बैलेंसिंग निकलता है। ठीक है, सो डोंट वरी, आप बैलेंस शीट में जाके 28 को 20 कर दो और टैक्स पेबल जो 60 का है उसको 68 कर दो, आपकी बैलेंस शीट फिर बैलेंस हो जाएगी। हो गई है बैलेंस? गुड। अब अगर हम गौर करें तो एनसीआई में जो मेरा बैलेंसिंग निकल रहा है वो निकल रहा है ये 5 है ना, 25 है दूसरी साइड पे, तो इधर 5, ये 5 होता है बैंक। और ये होता क्या है 5? ये 5 होता है वो डिविडेंड जी जो सब्सिडरी ने एनसीआई को पे किया है। डिविडेंड पेड बाय सब्सिडरी टू एनसीआई। आपको याद होगा मैंने स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी आपको पढ़ाई थी और उसमें बताया भी था कि जो एनसीआई को डिविडेंड पे होता है वो एनसीआई के पास से माइनस होता है। तो ये है 5 डेबिट एनसीआई, क्रेडिट बैंक कर रहा हूँ, डिविडेंड पेड बाय पेड बाय सब्सिडरी टू एनसीआई, कितना 5 क्रेडिट। सो एनसीआई डेबिट, बैंक क्रेडिट। समझ आ गई बात? फिर लोन्स पेबल का बैलेंसिंग निकालें, किस साइड पे है? 145 और 25 निकलेगा यहाँ पे, है ना, इधर, है ना, इसको स्क्वायर में करता जाता। ठीक है, क्रेडिट लोन पेबल, डेबिट होगा बैंक ऑब्वियसली, आईजी बैंक को डेबिट कर लेता हूँ। अगेन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में लोन्स रिसीव्ड, ज़ाहिर है डेबिट कर रहा हूँ अगर बैंक को तो लोन मिले ही होंगे ना, 25। अगेन मुझे इनफ्लो आउटफ्लो देखने की आदत ही नहीं है, मैं डेबिट और क्रेडिट में सोचता हूँ, तो जब डेबिट हो रहा है इसका मतलब लोन मिले ही होंगे। ठीक है, सो क्रेडिट लोन पेबल डेबिट बैंक। आगे चलते हैं, इंटरेस्ट, ये बनता है 19 और 11 ही निकलता है बैलेंसिंग, है ना। तो 11 का डेबिट इंटरेस्ट पेबल क्रेडिट बैंक होगा, तो क्रेडिट बैंक कर देते हैं। इंटरेस्ट पेड, अगेन इंटरेस्ट पेड आप यहाँ भी लिख सकते हैं, इंटरेस्ट पेड आप ऊपर भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, उसमें ऑपरेटिंग में भी लिख सकते हैं। इंटरेस्ट पेड 11, डेबिट इंटरेस्ट पेबल क्रेडिट बैंक। एंड फाइनली टैक्स, क्या बैलेंसिंग निकलता है? 115 माइनस 68 47 बैंक। ठीक है जी। अगेन डेबिट टैक्स पेबल, क्रेडिट यहाँ पे आपको पता है इनकम टैक्स पेड कहाँ लिखते हैं, इनकम टैक्स पेड 47, डेबिट क्रेडिट। ठीक हो गया जी। अब ज़रा जल्दी से शुरू से लेके एंड तक टोटल्स कर लें, सब टोटल्स बना लें, मुझे ज़रा बता दें कि नतीजा क्या आता है। ये नंबर चेक कर लें। डिविडेंड पेड बाय सब्सिडरी टू पेरेंट आएगा या नहीं आएगा, ये सवाल ज़रा बता दें, जवाब बता दें आप लोग ज़रा मुझे, आएगा या नहीं आएगा। सब्सिडरी पेरेंट को डिविडेंड देती है, सब्सिडरी पे करती है उसकी आउटफ्लो होती है, पेरेंट रिसीव करता है उसकी इनफ्लो होती है। कंसोलिडेटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट में आएगा या नहीं आएगा? नहीं आएगा।
इसकी वजह ये है कि P&L और बैलेंस शीट बनाते हुए ये एलिमिनेट हो चुका होता है। जब एलिमिनेट हो चुका होता है इसका मतलब है जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उसमें इसका कोई इफेक्ट नहीं होता, और हमें ये एलिमिनेशन खुद नहीं करनी पड़ती, ये ऑलरेडी एलिमिनेटेड होता है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जिससे हम कैश फ्लो बना रहे हैं, तो हमें कोई परेशानी नहीं है। ठीक है जी। सो 158.5 बन गई मेरी कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, और ये 111.5 हो जाएगा। इसको यहाँ लिख लेता हूँ आगे करके 111.5। ऊपर दो आप बेशक बना लें, 1 रुपीज़ इन मिलियन यहाँ बना लें, 1 रुपीज़ इन मिलियन यहाँ बना लें। ठीक है। सो 111.5 इसको मैं कहूँगा नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ये पैसे मुझे आए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से। ठीक है, ठीक है, ये सफ़ा देख लिया, ये सफ़ा ठीक हो गया। ओके गुड, अगले सफ़े पे चलते हैं। अच्छा जी, अब हम ये बना लेते हैं। सो -1 -79.5 बना -80.5 +3 और -8 कितना बनता है? -85.5 है ना? ठीक है, नेगेटिव। इसे कहते हैं नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी मुख्तलिफ है, वहाँ टर्मिनोलॉजी थी नेट कैश फ्रॉम, इसको कहते हैं नेट कैश यूज्ड इन। आई होप आपको कोई मसला नहीं है। ठीक है, ये बनाएं, इसका सम क्या बनता है? -21, इसको भी वही लिखेंगे नेट कैश ठीक है। एंड अब आई होप कि ये सम टाई कर रहा होगा। अगर मैं -21 -85.5 एंड पिछले सफ़े पे जो हमने देखा है +111.5 इन तीनों का सम करूं तो क्या बनता है? +5। तो ये है नेट, ओह मैं उठा नहीं सकता इसको, चलो कोई बात नहीं। नेट इंक्रीज इन, ये आपने खाली छोड़ा होगा जगह, नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स ड्यूरिंग द ईयर। ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स ये जो बनाए हुए हैं 25, और क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स ये जो बनाए हुए हैं 30। सो दैट्स इट, इतनी सी बात है। ये हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट टाई हो गई है।